है इश्क यदि तो इश्क का इजहार कर, है अभी दूरियां तो मिलने का इंतजार कर, होंगे रूबरू एक दूसरे के रूह से, तू भी इंतजार कर मैं भी इंतजार करूं। ठीक है, आइए आज की क्लास, आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज पूरी 5 मिनट हम लेट हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि 9:05 हो गई है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का है और जीडी वाले बच्चे पहले पार्ट 4 कर चुके हैं, सॉरी पार्ट 3 कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में हम क्या करने वाले हैं जरा सा हम आपको डिटेल बता दें। देखिए, जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का है 2025 में पेपर है, तो 2024 के सभी सवाल का डिस्कशन सभी तरीके से, जितना शिफ्ट में, एक दिन में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, मैंने 3 शिफ्ट का पेपर आपको करा दिया है। जो नहीं देखे हैं, विकास विलियम्स मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जा करके पहले वाला 3 सेशन जरूर देख लीजिए, तब चौथा सेशन को देखिए, ताकि आपके सवाल का पैटर्न, सवाल का ओरिजिनल थीम समझ में आए कि कौन चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, देखो आज का जो क्लास है वो जीडी में पूछे गए 20 फरवरी 2024 का चौथा शिफ्ट का पेपर है भाई, 4th शिफ्ट का। एक दिन में 4 शिफ्ट पेपर हो रहे थे, चौथा शिफ्ट का पेपर है, वो शिफ्ट को आप देखने का प्रयास करिए। हाँ हेलो, आइए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए, चौथा शिफ्ट का पेपर है। इस शिफ्ट में हमने जो एनालिसिस किया वो मैं आपको बताता हूं। इस शिफ्ट का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा भैया ऊपर रखा है। इस शिफ्ट में जो सवाल आए हैं मैथ का, वो थोड़ा सा ऊपर रखा है, हाई लेवल की सवाल है, हल्का सा, ज्यादा नहीं कर सकते हम। इसलिए हाई लेवल कह रहे हैं कि पहले जो 3 शिफ्ट का पेपर हमने कराया और ये जो चौथा शिफ्ट है, वो उसके तुलना में आप देखेंगे तो चौथा शिफ्ट में थोड़ा सा टफेस्ट बन रहा है सवाल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 देखिए ध्यान से। सवाल कहा गया है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि 33 केजी और 39 केजी भार का 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, ध्यान से समझिएगा। 22 विद्यार्थियों का औसत 42 है, तो यदि मैं 22 गुने 42 करूं तो 22 का योग आ जाएगा। कितना होगा ध्यान से देखिए, 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, 22 चौके 88 और 4 92, 924। 924 जो योग बनी है वो 22 संख्याओं का योग है। कहता है कि अन्य 2 संख्या 33 और 39 को शामिल कर दिया, तो यदि मैं इसमें 33 और 39 को शामिल करूं, जोड़ूं, तो टोटल योग कितना बनेगा। 4 3 7 9 16 की 6 हासिल 1, 2 3 5 3 8 1 9 और 9 की 9, 996। और 996 में कितने संख्या हो गए, तो आप कहेंगे 24 वो संख्या हो गया। तो कहता है कि 24 का नया एवरेज क्या होगा। तो 24 संख्या के योग में 24 से भाग दे दीजिए मेरे भाई। अब काटिए इसको, 24 चौका 96, 3 और 6, 24 से कम 24, 41 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। देखिए, ये सवाल आपको यह महसूस कराएगा कि थोड़ा सा गुना करना पड़ा, गुना करके जोड़ना पड़ा और फिर उसको भाग देना पड़ा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब सवाल की लेवल हमने पहले आपको जिक्र कर दिया कि पहले जो 3 शिफ्ट का पेपर हुआ है और जो चौथा शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होती है इसी के बिहाफ पे होती है कि भाई साहब कौन सा शिफ्ट में पेपर आसान रही है, कौन सा शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफ रही है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा। एक सवाल और देखिए, एवरेज का ही सवाल है। पहले 3 शिफ्ट में भी जो हमने एवरेज का सवाल कराया, उसका एवरेज के सवाल में लेवल थोड़ा मॉडरेट था, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट में ऊपर लेवल पे जा रही है। सवाल कह रहा है कि 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 है। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी गलती से 32 के जगह पे 23 दर्ज कर लिया गया था, तो उनके अंकों का सही औसत ज्ञात करें कितना होगा। देखिए भाई, 13 विद्यार्थी है, एवरेज 130 है, लेकिन जो 130 एवरेज है वो गलत एवरेज है। आपको सही एवरेज निकालना है। सही कैसे होगा, तो कहता है कि गलती से 32 के स्थान पर
23 दर्ज हुआ है, ध्यान से समझिए, गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज हो गया है, यानी 32 था रियल में, 23 गलती हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 32 के स्थान पर 23 दर्ज हुआ, यानी 23 आपका गलत है, सॉरी 23 आपका गलत है और 32 आपका सही है। अब समझिएगा ध्यान से कि मेरे भाई यदि मैं ये देखूं कि गलती से 23 है, रियल में 32 है, तो 23 को 32 बनाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 9 का वृद्धि करना पड़ेगा। 23 को सुधार के 32 करना है तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? 9 का। योग में जब 9 का वृद्धि हुआ तो एवरेज में वृद्धि कितना? एवरेज में वृद्धि जानने के लिए 13 से भाग देना होगा। 13 से भाग देंगे तो वृद्धि कितना का? तो आप लिखेंगे 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78, 0.6 यानी 6 के आसपास रहेगा, तो उससे आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए कि 0.6 इसमें बढ़ा दीजिएगा, 0.6 बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 130.6 के अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे भाई? ए नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में तो बताइए, कमेंट में बताइए किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत। देखिए ये एवरेज की सवाल है कि गलती को सुधार के सही करना होता और सही हमें एवरेज निकालना होता, तो गलती से सुधार के सही करने के लिए या तो कमी होगा नहीं तो वृद्धि होगा। तो 23 को सुधार के 32 करना है तो वृद्धि करना पड़ेगा, कितना का? 9 का। 13 से भाग देंगे तो एवरेज में वृद्धि इतना का लगभग, तो उतना जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखो ध्यान से। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 12,800 और 14,400 है, तो मूलधन कितना होगा ज्ञात करिए। भाई साहब हमारी एगो बात समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड सवाल जो आई है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कभी भी सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दे दे, जैसे 12,800 दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 14,400, ठीक है, तो कभी भी CI और SI दिया हो तो आप वहां से पहले आप रेट निकालिएगा। दर रेट होता है दोनों का अंतर बटा छोटका का आधा, छोटका के आधा, छोटका का आधा और गुना 100, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। यदि मैं ये देखूं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का, तो आप कहोगे 12 और 2 14, 2,400 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अंतर बटे छोटका के आधा, 12,800 के आधा करिएगा तो 6,400 और गुना में 100। मेरे भाई काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 8 ही 64 और 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 तिया 75 बटे 2, यानी जो रेट बनी है वो 75 बटे 2 बनी, 75 बटे 2 बना है, ये रेट है। अब यहां से एक बात बताइए कि हमको रेट निकालना नहीं था, निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन निकालना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को यूज करो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R, P गुने R और गुने T बराबर 2 साल बट्टे 100, P गुने R गुने T बटा 100, ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बराबर 12,800। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 से ही कटेगा, 8 2 10 से 11 नहीं कटेगा। वाह, कहीं मिस्टेक कर गए हैं क्या हम लोग? कहां मिस्टेक किए ये पता हो नहीं सकता। पता करने का एक ही उपाय है कि दोबारा समय निकालूं, क्योंकि ऑनलाइन में है भाई, ऑफलाइन में है नहीं। रेट बराबर दोनों का अंतर, तो 12,800 और 14,400 का डिफरेंस लेंगे, 14,400 और 12,800 का डिफरेंस लेगो, यही मिस्टेक हुआ है। 0 0, 14 में से 8 जगह 6 और 13 में से 12 जगह 1, 1,600 का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस बट्टा छोटका के आधा, 12,800 के आधा 6,400 और गुना में 100। अब ये कटेगा 2 0, सॉरी इधर काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 चौके 64, 4 से कटेगा तो 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। अब हमसे रेट आ गई तो P गुने R गुने T बटे 100 करेंगे तो प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा। P हमको मालूम है नहीं, रेट 25 है और गुने T बटे 100, ये बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है मेरे दोस्त 12,800। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 25 चौके 100, 2 दूना 4 और गुना करिएगा तो 12 दूना 24,000 और 8 दूना 16, 25,600
प्रिंसिपल बराबर 25,600। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। अच्छी लेवल की सवाल है। नहीं देखो, कभी भी याद रखना है कि सवाल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ दे दे तो ऐसी केस में ज्यादातर सवाल में तो रेट पूछता है और रेट बराबर होता P गुने R गुने T बटा 100। लेकिन यदि रेट ना पूछ करके प्रिंसिपल पूछ दिया है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट को यूज करिएगा P गुने R गुने T बटे 100 पे, तो यहां से हमारा आ जाता है कोची प्रिंसिपल। ध्यान रखना रेट कैसे निकलेगा, अंतर बट्टा छोटका के आधा गुने 100। ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 पे बढ़िएगा। सवाल क्या कहता है, लाभ हानि और डिस्काउंट का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है। अगर 30% कम मूल्य पर खरीदता, 26 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे कितना होगा। देखो ये सवाल ऐसी सवाल है कि आपको बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में ज्यादा बेहतर ढंग से आता है। तो इस सवाल को हम लोग बेसिक से पहले सोल्व करेंगे, फिर कहिएगा कि सर इसका कुछ शॉर्टकट आप बता सके तो बताइए, तो फिर शॉर्टकट हम बता देंगे। सवाल है कि वस्तु को 10% हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रहेगा तो 10% हानि यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट हो जाएगा 90। अब कहता है कि 30% कम मूल्य पर खरीदेगा, तो खरीदने का प्राइस 30% कम होगा तो जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 70 बनेगा। और यहां से जब बेचेगा तब लाभ कितना का होगा 10%। तो 70 का 10% जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 लाभ यानी सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा कितना 77। देखो पूरा डायग्राम हमने आपको तैयार कर दिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना, 10% हानि पर बेचा तो 90 हो जाएगा। 30% कम में खरीदेगा तो 70 में खरीदेगा और खरीद के 10% लाभ में बेचेगा। SP2 जो बना है वो हमारा 77 बन गया। अब बताओ SP1 और SP2 में डिफरेंस कितना का है, तो 90 और 77 में डिफरेंस लीजिएगा तो आ जाएगा मेरे भाई कितना का, 13 का डिफरेंस आएगा ना, 13 का। लेकिन डिफरेंस देख लो रुपया में कितना का दिया है 26 का, तो डिफरेंस वाला को डिफरेंस वाला से भाग दीजिए और निकालना है उसको गुना करिए, निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपका कितना है 100%, 100 से गुना, 13 दूना 26, 100 दूना 200, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बहुत अच्छी सवाल होती। और मैं आपको बताऊं ये बात आप जान लो, ठीक है, क्योंकि ये बात भी कौन बताएगा, मैं ना बताऊं तो। ये प्रॉफिट लॉस का सबसे VVI सवाल होता है। यदि आप देखें एग्जाम में तो हर लेवल के एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, चाहे आप CGL का एग्जाम दीजिए, CHSL दीजिए, MTS दीजिए या फिर रेलवे का कोई एग्जाम दीजिए, ये सवाल प्रॉफिट लॉस का मुख्य इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का जो सवाल जनरली बच्चा लोग छोड़ देता है क्योंकि लंबा बनता है हल्का सा। ठीक है, आइए सवाल कहिए, तो इसका शॉर्टकट बताऊं क्या, हल्का सा, कोई ज्यादा लंबा है नहीं कि शॉर्टकट बताऊं उसको। सवाल पढ़िएगा कि 3 आदमी X1 X2 X3 एक काम को 90, 45 और इतना दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो बताइए कितने दिन में काम टोटल पूरा हुआ। भाई साहब देखो इस सवाल में क्या किया है ना, सवाल ऐसा है जो ये एग्जामिनर सोचा है कि आप थोड़ा इसमें सवाल के टाइम में इंगेज करो, टाइम किल करो। यहां पर सबसे बड़ा बात यह कि ये जो पॉइंट में दिया इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, A 90 दिन में, B 45 दिन में और C 67.5 दिन में। एक सादा पेज ले लेते हैं। सवाल है कि A किसी काम को 90 दिन में, B उसी काम को 45 दिन में और C उस काम को 67.5, इतना ही है ना, 67.5 दिन ही है। चलिए अब इसको आप ब्रेक करिएगा, दशमलव हटा के बट्टा में एक 0 लाइएगा, 2 पंचे 10, इसको काटिएगा तो 135 यानी 135/2। अब देखो तीनों का अपना अपना दिन मालूम है तो एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो जाएगा कितना, तो आप लिख लो 270। 90 तिया 270, 45 गुने 6 करेंगे तो 270। इससे जब भाग दोगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। यानी हमारे पास तीनों की अपनी अपनी इफिशियंसी आ गई, अपनी अपनी क्षमता आ गई कि A अकेले एक दिन में 3 काम, B अकेले एक दिन में 6 काम, C अकेले एक दिन में 4 काम। सवाल कहता है कि तीनों मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 13 दिन पहले B काम को छोड़ दिया।
अब देखो भाई, काम खत्म होने से पहले यदि कोई छोड़ा है तो उतना दिन के काम को जोड़ना होता है। तो हम यदि बनाने का प्रयास करूं तो टोटल वर्क 270 है। बी जो है 13.5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो एक दिन में 6 काम, तो 13.5 दिन में 13.5 गुने 6 काम। अब इसको गुना करिएगा तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21 की 1 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, 81 काम। ध्यान से समझिएगा, बी काम समाप्त होने से 13 दिन पहले छोड़ा। कार्य समाप्त होने से पहले कोई छोड़ेगा तो ऐसी केस में वो काम को जोड़ना होता है। तो मैं 81 इसमें जोड़ दूं। अब नहीं छोड़ेगा, 1 8 7 15 और 2 और 1 3, 351 काम। इतने काम अब हमें कराना है तीनों से। जो छोड़ने का लफड़ा था दूसरा का, वो दूसरा अब छोड़ेगा नहीं, वो शुरू से लेकर अंत तक करेगा। तो टोटल 351 काम को तीनों के क्षमता से भाग लगाओ, 3 अच्छे 9 और 4 13, काटिएगा तो 13 दूना 26, 9 और 13 सत्ते 91, यानी पूरा काम चलेगा 27 दिन। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल था भाई साहब, टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन सवाल, जो एक लेवल रख रहा था। मैंने पहले भी बताया कि 4th शिफ्ट का जो पेपर है ना 20 फरवरी वाला 2024 का, वो थोड़ा टफेस्ट है, समझ गए? तो हड़बड़ाना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए किया जाता है ताकि आपके लेवल को मेंटेन किया जा सके। यदि सवाल का लेवल बढ़ा है तो उसके मार्क्स को अप और डाउन किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या कहता। देखो भाई, बोर्ड मार्क्स के सवाल है, 2 या 3 सवाल आपको बोर्ड मार्क्स के देखने को मिल रहा है। तो 4 से इसको पहले काट दो, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, अब इसको गुना कर लो, इसको गुना कर लो और घटा दो। 32 गुने 6 करिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 और 26 तिया कितना होता है? 78। भैया इसमें से इसको घटा दो, फिर इसको जो बचेगा उसमें जोड़ देना। इसमें से इसको घटाइएगा तो 12 में से 8 गया तो 4, और 18 में से 7 जाएगा तो 11, 114। 504 में 114 को जोड़ दो तो आ जाएगा कितना? 618। 618 ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। क्लियर हो गए? बोर्ड मास की सवाल मैंने आपको पहले बता दूं, मैं 4 शिफ्ट करा दिया। सवाल बोर्ड मास का या तो 2 दिखेगा या फिर 3 दिखेगा। ये जरूर बोर्ड मास के 3 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो बोर्ड मास का कमांड बहुत तेजी से बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस के 3 सवाल देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे एसएससी जीडी में तो पता चलेगा कि नंबर सिस्टम के सवाल बहुत मिनिमम देखने को मिल रहा है, बहुत मिनिमम, हार्डली 3 सवाल या 2 सवाल। पूरे नंबर सिस्टम में लगभग 16-17 को टॉपिक पढ़ना है और उस 16-17 टॉपिक में मात्र 3 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। मैक्सिमम सवाल अरिथमेटिक से टच कर रहा है, 1-2 सवाल मेंसुरेशन से टच कर रहा है, बाकी ज्योमेट्री या फिर एल्जेब्रा या फिर ट्रिगो नहीं देखने को मिल रहा है। अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम पे कमांड है तो आपके पास निकालने की कैपेसिटी है, और मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा भाई, चिंता मत करो। इधर देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने आप का 7 गुना होता है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? सबसे पहला बात तो ये कौन सी ब्याज का दर है? साधारण ब्याज की दर है कि 10 वर्ष में कोई धनराशि 7 गुना हुआ है तो बताना है कि 20 वर्ष यदि समय लेंगे तो कितना गुना होगा। बात यही है भैया। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं N1 और इसको बोलते हैं N2। एक बार सवाल को पढ़िएगा। कोई धनराशि कुछ साल में दोगुना हुआ तो 20 साल में वो कितना गुना हो जाएगा? तो ये हो गया N1 N2, ये हो गया T1 T2। ऐसा कभी भी 4 वेरिएबल पे सवाल दे तो याद रखना है N1 - 1 बट्टा N2 - 1 बराबर T1 बट्टे T2। ठीक है भाई। N1 आपका कितना है? 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9। N2 कितना है? 20, 20 में से 1 घटेगा 19 गुने, सॉरी गुना नहीं, बराबर T1 बट्टा T2। T1, अच्छा ये सॉरी रुक जा, गड़बड़ा गई है। N1 है आपका कितना? गड़बड़ाई है, ये T2 नहीं होगा, ये N2 होगा। ये T1 ये N1 नहीं, ऐसे सुनो, ये उन्हीं गुनी जो है ये N1 है, ये N2 है, ये T1 है टाइम 1 और ये है T2 टाइम 2।
हमको लिखना है N1 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 बट्टा N2 माइनस 1, तो ये तो N2 ही रह जाएगा माइनस 1 बराबर T1 आपका 10 है और T2 आपका 20 है। काटिए 10 दूना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे N1 माइनस 1 बराबर 6 दूना 12, एक जाके जुटेगा तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 13 ना, 12 और एक 13 गुना ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा। जल्दी से बोल लीजिए मेरे साथ में, N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 बराबर T1 बट्टा T2। कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। सबका हम देख रहे हैं कमेंट। आदर्श, गौतम, सन्नी, इंजीनियर गोविंद गुप्ता, धन्यवाद। आ जाओ। ओ सॉरी, यही सवाल है ना अभी। कहता है कि एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचेगा कि 30% का हानि होगा। सबसे मुख्य बात जो इसमें समझना है कि 1 रुपया में 35 को खरीदा है तो 1 रुपया में ही कितना बेचेगा, यानी रुपया जो है वो कांस्टेंट रह रहा है ना, रुपया जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। 1 रुपया 1 रुपया, रुपया जब कांस्टेंट होता है तो आप ये देख लो भैया कि प्राइस कितना है, 30% का क्या हो गया हानि। तो 30% के भिन्न में मान कितना होता, 3/10, यानी 10 हो जाएगा क्रयमूल, क्रयमूल 10, विक्रयमूल 3 हानि, 3 हानि होगा तो विक्रयमूल 7 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये जो रेशियो है वो प्राइस का है भाई साहब, 30% हानि यानी क्रयमूल 10 तो विक्रयमूल 7। अब एक बात बताओ कि ये रेशियो प्राइस का है जब अमाउंट सेम है 1 रुपया और 1 रुपया, खरीदने और बेचने का अमाउंट जब सेम होता है, धनराशि सेम होता है, तो प्राइस का रेशियो और वस्तु का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो यहां से वस्तु का जो अनुपात होगा वो रिवर्स कर जाएगा, 7:10 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि खरीदा जाएगा 7 गो तो बेचा जाएगा 10 गो, लेकिन खरीदा कितना गया 35 गो, तो 7 के मान 35 होगा तो 1 का मान 5 हो जाएगा, तो 10 का मान कितना 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना बेचेगा, 50 को बेचेगा। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना मुकेश कुमार जी, मुकेश सिंह राजपूत और नायक कुमार, धन्यवाद। आइए सवाल नंबर 9 कहता है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से पहुंचता है तो 300 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके सामान्य चाल का 10 वृद्धि करना होगा, तो बस की ओरिजिनल चाल सामान्य चाल क्या होगा। भाई साहब एक बात समझिएगा कि एक डिस्टेंस बराबर फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू T। ध्यान देना, जो T जो होता है वो टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम का अंतर होता है। अब यहां से जो सवाल है वो सवाल है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर का दूरी तय करता है, लेकिन वो 30 मिनट देरी से चलता है। 30 मिनट की 60 मिनट, 60 मिनट देरी से चला है। अब एक छोटा सा बात बताइए, यदि 60 मिनट देर से चलने का मतलब है कि जो टाइमिंग में डिफरेंस बन रहा है वो 60 मिनट का बन रहा है, टाइमिंग में डिफरेंस 60 मिनट का बन रहा है। यदि टाइमिंग का डिफरेंस 60 दिया है और चाल 10 वृद्धि कर रहा है, देखिए चाल 10 क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो पहले वाला चाल जितना रहेगा उससे चाल 10 ज्यादा होगा। अब आप सोच के दूरी देखो कितना दिया हुआ है 300। यदि मैं पहला ऑप्शन को उठाऊं कि ओरिजिनल चाल 60 है तो S1 60 और S2 10 वृद्धि तो 70 बटा डिफरेंस डिफरेंस 10 का इंटू में टाइम का डिफरेंस कितना मिनट देरी से चला था 60 मिनट, यानी 1 घंटा का अंतर रखे 1 घंटा। अब यहां से कैलकुलेट करिएगा तो दूरी आएगा 6 7 42 420 और दूरी आना कितना चाहिए 300। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अब आइए ऑप्शन नंबर सी पर देखिएगा। सी भैया ओरिजिनल स्पीड 50 है, 10 बढ़ाएगा तो स्पीड 60 हो जाएगा, बट्टा में डिफरेंस 10 का और इंटू टाइम में डिफरेंस 1 घंटा का। अब यहां से कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल, 50 छक्का कितना 300 आ गया, दूरी 300 आना भी चाहिए था 300, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
ऐसा कभी भी सवाल आ जाए ना तो आप ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो जल्दी बनेगा, अन्यथा ऑप्शन के हेल्प नहीं लीजिएगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण सोल्व करते करते ना पसीना छूट जाएगा, है ना। तो बचना है, जहां सवाल जिस स्टेप से इजी वे में बन रहा है उस वे में बना लेना है। देखो ये बोर्ड मास का सवाल है तो ज्यादा मेहनत करना नहीं है। 443 को छोड़ दो, डायरेक्ट आप यहां देखो 226 भागा 2 और गुने 5, माइनस में 443 है, इसको साइड में रखते हैं। ये तो कट के 113 बन जाएगा और 113 के 5 गुना 565 हो जाएगा, और इसमें से 565 घटेगा तो माइनस में आएगा, घटाइएगा 443, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 6 में से 4 जाएगा तो भी 2, 5 में से 4 गया 1, यानी माइनस में 122, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? सूबेदार साहू कुमार कहां से हैं बताइए, अपने अपने आनंद अग्रहरी, एमडी नयर, हेलो सर, धन्यवाद भाई। आ जाओ, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है कि 3 व्यक्ति वर्तमान आयु अनुपात इतना है, यदि 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग 87 है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे कितना होगा। भाई देखो, जो प्रेजेंट का रेशियो दिया है वो क्या रेशियो दिया है, 3 5 7 का, 3 5 और 7 का, और 6 साल पहले उनके उम्र का योग 87 है। अब एक बात बताइएगा, यदि 6 साल पहले उम्र का योग 87 है, 6 साल पहले, तो वर्तमान में आइएगा तो ए 6 साल बढ़ेगा, बी 6 साल बढ़ेगा, सी भी 6 साल बढ़ेगा, तो टोटल 6 या 18 साल बढ़ जाएगा। तो तीनों के उम्र का योग 8 7 15, 8 1 9 और 1 10, 105 हो जाएगा। तीनों का योग यदि यहां से लाते हैं तो 7 5 12 और 3 15, तो 15 बराबर 105, 15 7 105, 1 बराबर 7, तो 7 या 21, 7 5 35 और 7 7 49, 21 35 49, ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? गोविंद गुप्ता जी, नो प्रॉब्लम सर, धन्यवाद भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको इंफॉर्मेशन देते चलूं, जो बच्चे फेसबुक पर हमें देख रहे हैं वो यूट्यूब पे जाकर के जरूर शिफ्ट कर जाइए। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के साथ वीडियो डाला रहा है, तो कभी यदि बीच में छूट जाए, लाइव आप नहीं देख पाए, तो फेसबुक पर खोजना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यूट्यूब पर खोजना आसान है। तो यूट्यूब पे जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए। विकास विलियम्स मैथ्स करके ही चैनल बना हुआ है, हमारा फोटो लगा हुआ है लोगो में, दिखाई आपको देगा। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर भैया नेक्स्ट। 12 नंबर सवाल लिखिए, क्या कहता है कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:3 है, और सेलिंग के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है, विक्रम के पास 5:7 है, तो किसके पास नाशपाती आड़ू के अनुपात अधिक है। देखो भैया, इतना लैंग्वेज सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं बनता। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 1 भिन्न 10/13 है, 1 भिन्न 7/9 है और 1 भिन्न 5/7 है। तो बताइए सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सवाल सिर्फ इतना है कि इन तीनों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। बड़ा भिन्न छोटा भिन्न जानना है तो आप ऐसे गुना करो, 9 10 90 और 13 7 91, ये बड़ा है, ये वाला कट जाएगा। 9 10 90 और 13 7 91, ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा कट जाएगा। इन दोनों में देखो 7 7 49 और 9 5 45, ही छोटा है, कट जाएगा। तो बड़ा है 7/9, यानी सबसे ज्यादा किसके पास होगा, तो दूसरा वाला कौन है भैया, सेलिंग, और सेलिन है ऑप्शन नंबर कौन, सी। देखो सवाल सिंपल है कि तीनों में सबसे बड़ा अनुपातिक मान कौन है। सवाल सिर्फ इतना है। नंबर सिस्टम में ऐसा ही सवाल आएगा कि 3 भिन्न देगा और बताएगा कि इसमें बड़ा भिन्न कौन है। उसी को भाषा के रूप में लिखा कि 3 अनुपातिक मान है, किसमें सबसे ज्यादा अनुपातिक मान होगा,
तो देख लेना है फ्रैक्शन, इसी तरीके से हम लोग जांचते हैं। आ जाओ भाई 13 नंबर सवाल। देखो 13 नंबर सवाल जब पहली बार आपके सामने आएगा ना, तो आप थोड़ा सा धूक मुकाएंगे सवाल को सोल्व करने में। सवाल कह रहा है कि इसका 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक बात बताओ, यदि मैं कहूं कि 35 को क्या माने, मान के चलो 32 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। यदि मैं 47 को 10 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। यदि मैं 82 को 10 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। कहने का मतलब किसी को 10 से भाग देकर शेषफल निकालना है तो उसका इकाई अंक ही शेष होता है, इसका इकाई अंक ही शेष होता है, इसका इकाई अंक ही शेष होता है। तो कभी भी सवाल में दे कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो वैसी केस में आपको इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 35 के पावर 29 का इकाई अंक निकालिएगा तो मेरे भाई ये बात पढ़े होंगे कि 5 के पावर में कुछ भी रखिएगा तो इकाई अंक 5 आता है। आंसर ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, एक बार फिर से भाषा बोल दूं, किसी नंबर को 10 से भाग देके शेषफल ज्ञात करना हो तो हमेशा इकाई अंक ही शेषफल कहलाएगा। इकाई अंक चूंकि 5 है और 5 के पावर में कुछ भी रखेंगे तो इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज में रहता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14। हौले हौले से दुआ लगती है, और हौले हौले से सवाल सोल्व होता है। धीरे धीरे सवाल बढ़ते चलिए, मजा आते रहेगा और हम हर सवाल के तोड़ निकालते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस 20 मैथ में कोई 19 नहीं बनाएगा, 20 मैथ में 20 बनना चाहिए, समय से पहले बनना चाहिए, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा। मैथ के समय बचा के दूसरा सब्जेक्ट में समय लगवाएंगे, इतनी स्पीड बनाएंगे। 14 नंबर पे आओ। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 है, 720 रुपया में बेच दिया गया है तो मूल्य का कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, कितना होगा। याद रखना, यदि प्रतिशत कमी जानना हो तो अंतर बट्टा बड़का गुने 100, ठीक है जी। या प्रतिशत वृद्धि जानना हो तो वैसी केस में अंतर बटा छोट का गुने 100। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अभी हमको निकालना है प्रतिशत कमी, तो अंतर लेंगे तो कितना का आ जाएगा, 80 का। अंतर बट्टे बड़का 800 और गुने 100, 2 जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे तो 10, यानी प्रतिशत कमी कितना का, 10% का। ये 2 बातें आपको याद रखना है, प्रतिशत कमी जानना हो या प्रतिशत वृद्धि जानना हो। ऊपर में दोनों केस में अंतर रखना है और नीचे में कमी बोले तो बड़ा वाला बाउंड्री और वृद्धि बोले तो छोटा वाला बाउंड्री रखना है। ठीक है, जल्दी में बताओ कमेंट में कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते चलिए। सवाल नंबर 15 देखो। कल भी मैंने एक से कराया था सेट, उस सेट में गोला का जिक्र किया था, और गोला का जिक्र किए थे तो हम गोला का 2 फार्मूला आपको लिखवाए थे। एक लिखवाए थे पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि लिखवाए थे 4 पाई आर स्क्वायर, और एक लिखवाए थे आयतन। गोला का आयतन होता है 4 पाई बट्टा 3 आर का क्यूब। अभी हमको ये वाला का यूज है कि पृष्ठीय एरिया, देखो त्रिज्या दिया है, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 3.5 और गुने 3.5। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 00 आएगा। 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, फिर 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 22 सत्ते लास्ट में कितना आएगा, 7 दूना 14, 4 आएगा, 22 सत्ते 154, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। 15 सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया। आई हैव 20 क्वेश्चन एवरी सेट, हर सेट में 20 सवाल देखने को मिलेगा। और 2024 में 4 गो तो हमने करा दिया, 4 शिफ्ट। हमारे ख्याल से लगता है कि 15 गो हमला ज्यादा होना चाहिए, 15-16 गो, देखते हैं कै गो है, कराएंगे भाई। बचेगा तो फिर 23 वाला कराएंगे, 24 वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 23 वाला कराएंगे। ठीक है, 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा, और बट्टा में 4 तिया 12 भी रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 48 में से 1 घटेगा तो 47 आ रहा है आंसर। गड़बड़ा कहाँ गया, फिर से देखो, 20 में से 8 घटा, अच्छा ये ब्रैकेट इसमें कर लो पहले, 20 में से 8 घटेगा तो 12,
48 में से 12 घटेगा तो 36 हो जाएगा, और बट्टा में 4 तिया 12, तो 12 तिया 36। पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, और उसके बाद भाग दे देना है 4 तिया 12 से। आंसर 3 आएगा। बोर्ड मास के सवाल अच्छे थे। देखो 2 या 3 सवाल बोर्ड मास के देखने को मिल रहा है ना, हर सेट में, हर सेट में 2 या 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग रही है ना, टाइम इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि मैंने पहले बताया सवाल का लेवल थोड़ा ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट 17। कहता है कि सोनू अकेले 125 दिन में बना सकता है, और जबकि मोनू अकेले 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम को शुरू किया, 75 दिन तक काम किया, शेष काम सोनू करेगा तो कितना दिन लगेगा। भैया देखो सोनू और मोनू, पहले है सोनू बाद में है मोनू। ए सोनू, सोनू है कितना 125 दिन, और मोनू है 250 दिन। टोटल काम हो जाएगा कितना 250, 125 दूना 250 एक कम। ठीक है, यानी सोनू एक दिन में 2 काम और मोनू एक दिन में 1 काम। सवाल कह रहा है कि मोनू काम शुरू किया, 75 दिन काम किया, तो मोनू देखो तो एक दिन में कितना काम, 1 काम, तो 75 दिन में 75 काम, तो 250 काम में 75 काम आप माइनस करिएगा तो 175 काम बचेगा। अब कहता है कि शेष 175 काम को बताइए अकेले सोनू करेगा। सोनू कैसे थे, वो गाना बड़ी वायरल हुआ था, हमरा याद नहीं, सोनू भुला रहा है। सुनो, भाग दो भैया सोनू वाला क्षमता से, 2 से भाग लगाओगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87.5 ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, दूर दूर तक दिक्कत होने नहीं देंगे। शर्त यह है कि आप कोई भी शिफ्ट का सवाल, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, बिना पेन पेपर के बैठना नहीं है, पेन पेपर लेके बैठिएगा, है ना। बाथरूम में कोई जाके हमारे वीडियो नहीं देखेगा, है तो अपने बाथरूम में ले जाएगा, हमरो साथ लेके चल जाएगा, नहीं देखेगा भाई, बेड पर बैठ के देखेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है। सवाल नंबर 18 पे आ जाओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का छूट क्या होगा। ध्यान से सुनना, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होता है डिस्काउंट। तो डिफरेंस निकालो, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0, और 1 में से 7 जाएगा, एक बार फिर से घटाओ, गड़बड़ा गए जी। 10 में से 9 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और 7 में से 7 गया तो 0, और 11 में से 7 जाएगा तो 4। इतना का आया डिस्काउंट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट बट्टे मार्क प्राइस 11,800 गुने 100। कैलकुलेट आप कर लेंगे कि मैं कर दूं, जल्दी से बताइए। लास्ट में 4 आना है ना, लास्ट में 4 आएगा, 18 चौके 72 होता है, 34 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काट के आप देख ले तो 34 ही आएगा। इकाई अंक से पकड़ लिए थे, समझ गए। देखो पकड़ने आनी चाहिए, यदि जीवन में पकड़ने नहीं आ रहा है, सवाल बोल रहे हैं कुछ और नहीं, पकड़ने नहीं आता है तो फिर समझ लो जीवन में कुछ नहीं आता। ठीक है, पकड़ने आनी चाहिए। सवाल नंबर आ जाओ भैया 19। कहता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 20 रुपए की छूट के बाद 220 रुपया में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। एक बात बताओ, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि क्रय मूल्य 100 रहेगा तो क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा मार्क प्राइस और 100 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य 100 तो मार्क प्राइस 120। अच्छा एक बात बताइए, जब 20 रुपया का डिस्काउंट दिया तब कीमत 220 बना, तो 220 रुपया बना 20 रुपया डिस्काउंट के बाद, तो 20 रुपया डिस्काउंट जोड़ दीजिए तो बन जाएगा मार्क प्राइस 240। ये बन गया मार्क प्राइस। दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 240 है तो 240 रुपया को मार्क प्राइस वाला से भाग दो 120 से, और निकालना है कॉस्ट प्राइस तो गुना करो कितना से 100 से, 120 से काटोगे 200 दूना 200। क्या पूछ रहा था यार, पूछ रहा था लाभ का प्रतिशत ज्ञात करे। धत्तरी, तो लाभ का प्रतिशत पूछा है जी। रुको, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200, वस्तु का क्रय मूल्य बना 200, दिस इज कॉस्ट प्राइस।
तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो दोनों में सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 220 ना, सेलिंग प्राइस 220 है, तो कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 220, तो आप कहोगे 20 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 200 पे, तो प्रतिशत में कितना, 2 जीरो कैंसिल, 2 से ही कैंसिल 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन ही प्रॉफिट या लॉस होता है। अब देखो ये सवाल परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। सवाल कहता है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक लाया और 15 अंक से फेल कर गया। 32% अंक लाया और 15 अंक से फेल किया, यानी 15 अंक कम लाया। दूसरा कहता है कि 57% अंक लाया है और उत्तीर्ण होने से 10 अंक अधिक लाया है। 57% लाया तो उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक लाया। आप दोनों के बीच का अंतर लो, यहां का अंतर लोगे तो बन जाएगा 25 का, लेकिन यहां का जब अंतर लोगे ना तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जोड़ा जाएगा 15 10 25, यानी 25% का मान 25 थे, 1% का मान कितना 1। तो बताइए टोटल मार्क्स 100% का मान पूछता तो आप 100 बोलते, लेकिन ये वाला बात आपसे पूछा नहीं गया है, ये कहलाएगा एफएम फुल मार्क्स। लेकिन हमसे फुल मार्क्स नहीं पूछा, हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स बताइए कितना होगा। तो एक बात बताइए, जब एक अंक पर 1% है तो 15 अंक पे 15% होगा, यानी जो लड़का फेल किया वो 15% से फेल किया और 32% लाया है, तो 32 में 15 जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा। 32 और 15 47% पे पास किया होगा, 47। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, ओ अंक लाना है तो भी वही आना है, कोई बात नहीं है। सुनो ध्यान से, यहां हमने 47% लाया, लेकिन अंक लाना है तो उसको चेंज करो, उधर आओ, देखो ध्यान से। 15 अंक से फेल किया है और 32% लेके आया है, तो 32% पे अंक कितना बनेगा 32, तो 32 अंक लाया, अब 15 अंक से फेल, तो 15 जोड़ दोगे तो पास कर जाएगा। 47 अंक पर पास हो रहा है और 47% पर भी पास हो रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स कितना है 100 है और 100 पर उतना ही परसेंट होता है जितना वैल्यू होता है। ठीक है जी, हमने 20 सवाल खत्म कर दिया। 20 फरवरी के सारा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया। 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, चारों शिफ्ट का पेपर हमने करा दिया। कल दूसरी डेट का सवाल आपके सामने हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अंत तक बने रहे। बाद में जो वीडियो देखेंगे उनको भी दिल से धन्यवाद, लेकिन कोशिश करिए लाइव देख लें, लाइव ना देखें तो रिकॉर्डेड देखें। रिकॉर्डेड देखने के लिए आप चले जाएंगे यूट्यूब पे, विकास विलियम्स मैथ्स करके चैनल बना हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन करिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी प्रैक्टिस क्लास, उस प्लेलिस्ट को देखने का प्रयास करिए। 4 पेपर हमने आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है भाई, किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अन्यथा हम लोग अब अलविदा लेंगे। समय हो गई है 9:52, यानी लगभग 45 मिनट के आसपास क्लास चली। चलिए, किसी के मन में कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं है। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने खत्म किया। सवाल का लेवल चौथा शिफ्ट में थोड़ा सा अच्छा था पहले 3 शिफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी आपने धैर्य बना करके रखा और आपने बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।